हरे कृष्णा, ओम योगेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं योगा का फाउंडेशन कोर्स। जो भी बच्चों के पेपर हुए, स्टूडेंट्स के जो पेपर हुए हैं, उसमें योगा एंड मेडिटेशन में बीकॉम का जो प्रश्न पत्र आया था, उसे हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। विद्यार्थी अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं और हम हर एक ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और हम हो सकता है कि कुछ बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, योगा के आने वाले एग्जाम की, उसकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, वो आया था योग के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ योगा। ठीक, तो माफ करिए, द फाउंडर ऑफ योगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है फाउंडर। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने हो सकता है फाउंडर की जगह फादर पढ़ा हो। तो मतलब ये यदि फादर होता तो देन होता है कि योग के जनक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या की है कि योग के फाउंडर या संस्थापक कौन है। तो जो संस्थापक हैं वो है महर्षि हिरण्यगर्भ। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता कि योग के जनक कौन है, द फादर ऑफ योगा, तब आंसर होता महर्षि पतंजलि। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ योगा या योग के संस्थापक, तो आंसर है हिरण्यगर्भ। तो जिन्होंने आंसर बी टिक किया है उनका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन, आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले के जो योगा के मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। योग का वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, वो हुआ है युज से। आंसर ए, युज संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो जिनका आंसर ए है उनका आंसर राइट है। देखिए सारे आंसर मिलते जुलते हैं, कुछ वर्ड युज, योज कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस पहले के ध्यान से नहीं दिए हैं, या मैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ उनमें आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो युज और योज, लेकिन आंसर है युज, मतलब जोड़ना। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है क्वेश्चन, योगा चित्त वृत्ति निरोधा कहाँ से लिया गया है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि योग चित्त वृत्ति निरोध की डेफिनेशन किसने दी है। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा जो डेफिनेशन दी है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, दी है महर्षि पतंजलि ने। अब ऑप्शन देखिए, महर्षि पतंजलि एक ही में नाम आ रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने जो बुक लिखी थी वो थी पतंजलि योग सूत्र। तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में जो डेफिनेशन दी है योग की, वो देके कहा है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो आंसर डी। क्लियर? चलिए, अगला है योग दिवस मनाया जाता है, अभी आने वाला ही है, सबको पता होना चाहिए, 21 जून। क्लियर? आई थिंक यहाँ पे हमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 21 जून सबको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस की शुरुआत कब हुई। पहला विश्व योगा दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर है 2015, 2015, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहला विश्व योग दिवस मनाया था 21 जून को, जिसकी थीम थी हार्मनी एंड पीस। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2015 क्लिक किया है या फिर ऑप्शन टिक किया है, तो उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, योग सूत्र किसने लिखा है। सॉरी, योग सूत्र किसने लिखा है, हु रोट द योग सूत्र। मैंने जब ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाई थी या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई, तो मैंने आपको बताया है योग सूत्र आए या पतंजलि योग सूत्र आए तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। पतंजलि योग सूत्र एंड योग सूत्र एक ही है, तो वो लिखा है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्वात्मा राम सूरी, इन्होंने लिखी थी हठ प्रदीपिका, ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन आता है। महर्षि घेरण ने घेरण संहिता लिखी थी, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका महर्षि पतंजलि। ठीक है, चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेदा। ठीक, तो जिनका आंसर भी है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आइडियली योग प्रातः काल करना चाहिए। ठीक, आंसर ए हो सकता है, मगर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये मान्यता दी गई है कि जैसा बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, उस हिसाब से अगर व्यक्ति को शाम को टाइम मिले या सुबह टाइम मिले, एटलीस्ट योग करने पे प्रायोरिटी दी गई है। तो आजकल के सिनेरियो को देखते हुए जो आंसर वो आएगा एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अष्टांग योग के अंग। अष्टांग दो वर्ड से मिलकर बना है, अष्ट और अंग। अष्ट मतलब 8, ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं, वो क्या है, अष्टांग योग। तो आंसर डी। अब अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, अब उन्हीं को लेके अगला क्वेश्चन किया गया है, अष्टांग योग का प्रथम अंग यानी फर्स्ट लिम्ब कौन सा है।
तो अष्टांग योग जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उनको बताया है मैंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अष्टांग योग के लिम्स हैं। और मैंने ये भी बताया था अष्टांग योग में हमेशा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, और जो पहला था सीक्वेंस वो क्या था, यम, यानी कि अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। क्लियर? वही नियम दूसरा, फिर समाधि पे हम जाएंगे, तो समाधि सबसे आखिरी, और ध्यान 7वां। ठीक है, तो यह मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि पहला होगा यम और दूसरा नियम। ठीक है, तो आंसर ए। कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बताते जा रही हूँ, तो इसका आंसर तो पहला यम ही है। नाउ अहिंसा भाग है। अब नियम, यम, नियम, अब यम भी कितने थे, 5 मैंने बताए थे, नियम भी 5 होते हैं। तो अहिंसा किसका भाग है, जो यम के 5 भाग हैं वो क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आंसर है ए, यमा। यमा का ही पार्ट है अहिंसा। ठीक, अब अष्टांग योग में प्राणायाम का पहले एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। पहला जो है लिम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ठीक है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये मैंने लिख लिए हैं, अब आपको ऑप्शन देखने में इजी होगा। ठीक है, तो अष्टांग योग में प्राणायाम का क्रम है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए चारों में ऑप्शन दे दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th। तो प्राणायाम का क्रम क्या है, 4। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया है उनका सही है, ये मैंने बार बार ऑफलाइन क्लासेस में रिवीजन के तौर पे बताया भी था। अब अष्टांग योग की अंतिम संख्या, आप देखिए आखिरी में क्या है, समाधि। जो 8वां लिंब होता है वो होता है हमेशा समाधि। अब अष्टांग योग में धारणा से पहले क्या है, अब धारणा से पहले देखिए प्रत्याहारा। ऑप्शन ए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किस प्राणायाम में भंवर की ध्वनि आती है, ये मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस में बताया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को। शीतकारी, भ्रामरी, शीतली एंड उच्चाई। इसमें आंसर है भ्रामरी। शीतली, शीतकारी, ये शरीर में ये ठंडक बढ़ाने के लिए यूज में होते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन किया गया है, इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी तो आंसर है भ्रामरी। तो जब भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, अगर आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड किए हैं या कभी देखी है, तो उस प्राणायाम के दौरान क्या होता है, भंवरे का गुंजन, जिस तरह से भंवरा गुंजन करता है, एक बी साउंड निकालता है, उस तरह की साउंड निकलता है। तो आंसर है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने सही क्लिक किया होगा, सही क्लिक किया होगा। आगे है प्राणायाम में आयाम का अर्थ। आयाम, आयाम मतलब प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। आयाम मतलब प्राणों को जो कंट्रोल करे वही प्राणायाम है। और कंट्रोल कैसे होता है, जब चीजों को हम होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, होल्ड। नाउ शीतली प्राणायाम शरीर को प्रदान करता है, नाम में ही है शीतली मतलब ठंड। तो अब देखिए आंसर, सीधा सीधा आंसर, बस आप शब्दों को पकड़ लीजिए, शब्द का मीनिंग निकाल लीजिए, आधा आंसर आपके पास वही मिल जाता है। नाउ शीतकारी प्राणायाम शरीर को देता है, अगेन नाम में ही शीत है, तो वो प्राणायाम जो शरीर में शीत दे, यानी क्या दे, ठंडक दे, शीतलता दे, तो वही शीतकारी प्राणायाम है। तो आंसर बी, कोल्ड। 19 क्वेश्चन पे आ जाइए। रेचक का अर्थ क्या होता है प्राणायाम में। प्राणायाम के 3 कंपोनेंट मैंने बताए हैं हमेशा, पूरक, कुंभक और रेचक। जहां पे हम पूरक मतलब इनहेल करना, रेचक यानी सांस छोड़ना, और इनके बीच में एक प्रोसीजर आती है होल्ड करने की, उसे क्या कहा जाता है, कुंभक। तो अब देखिए रेचक में क्या बोल रहे हैं, रेचक का मतलब पूरक करने के बाद ही रेचक किया जाता है, यानी सांस लेने के बाद ही छोड़ा जाता है, तो आंसर है सांस छोड़ना। कुंभक अभी जो डिटेल में बताया, पूरक के बाद होल्ड करते हैं जब सांसों को, तो वो उस होल्ड करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, श्वास रोकने की प्रोसेस को कुंभक। क्लियर? नाउ प्लावली क्या है ऑफलाइन क्लासेस में, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेती हूँ, और वीडियो अभी तक मैंने 3 ही डाले हैं, तो ये वीडियो ज़्यादातर हेल्पफुल है उनके लिए जो रेगुलर
योगा को स्टडी करे हैं और रेगुलर क्लासेस में आए हैं। तो प्लावली क्या है, जब प्राणायाम के 2 डिवीजन बताए गए थे हठ प्रतिपिका और घेरण संहिता के अनुसार, तो प्राणायाम के टाइप में था एक प्लावली प्राणायाम। तो प्लावली क्या है, प्राणायाम। नाउ षट क्रिया यानी क्लीनिंग प्रोसेस है। षट मतलब मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोला है, नाम का मतलब जानो। नाम का मतलब जानोगे आंसर अपने आप मिलेगा। षट मतलब होता है हमेशा 6, तो यानी क्लीनिंग प्रोसेस कितनी है टोटल, 6। तो आंसर डी। कपालभाति क्या है, कपालभाति कई लोग सोचते हैं प्राणायाम है, लेकिन मैंने रिवीजन करवाया था स्टूडेंट्स को, कपालभाति पे क्वेश्चन आता है और कपालभाति हमेशा क्रिया होती है, हमेशा क्रिया होती है, प्राणायाम नहीं होता है। जैसे क्लीनिंग प्रोसेस मैंने क्या बताई थी अपने स्टूडेंट्स को, नौली, धौती, नेति, कपालभाति, त्राटक, बस्ती, और कपालभाति क्रिया का पार्ट था, ना कि प्राणायाम का। नाउ नौली क्या है, क्लियर, ये हमने अभी हमने क्रिया में नाम लिया, क्रिया यानी क्लींजिंग प्रोसेस। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो चुके हैं आंसर। नौली में पेशियां संकुचित होती हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। जब नौली, जब भी आपके दिमाग में आए, नौली पे प्रश्न आए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है, इमेजिन करिए बाबा रामदेव की फेमस एक्सरसाइज को, जहां वो पेट की मसल्स को मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि वो प्रोसेस नौली होती है। अब हमें बस ये देखना है कि ये चारों मसल्स में से, ये तीनों मसल्स में से सॉरी, कौन सी मसल्स है जो आपके एब्डोमेन पे होती है। यदि आपको रेक्टाई नहीं पता तो कोई बात नहीं, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग का नाम हमेशा आपने सुना होगा, ये लेग के पीछे होती है। बाइसेप्स हाथ में होती है। अब आंसर क्या बचा, या तो कोई नहीं या फिर रेक्टाई। तो आंसर है रेक्टाइल मसल, जो हमारे एब्डोमेन में होती है, जो हम सिक्स पैक्स बनवाते हैं ना, ये बनाते हैं, तो वो जो मसल्स में शेप आता है वो रेक्टाइल मसल्स का होता है। दंड क्या है, अगर आप क्लीनिंग प्रोसेस को आपने डिटेल में पढ़ा है, तो दंड है, दंड धोती यानी धोती क्रिया। वस्त्र, वस्त्र क्या है, दंड धोती, वस्त्र धोती, अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ के गए हो तो। नीति कितने टाइप की होती है, अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता 2 तरह की धोती बताई गई है, जल नीति एंड सूत्र नीति, तो जिनका आंसर 2 है उनका आंसर राइट है। बस्ती क्या है, बस्ती भी क्रिया है, यानी कि अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो कंटिन्यू आपसे षट क्रिया के अंदर में ही पूछे गए हैं, तो आंसर चेक कर लीजिए आपके, ठीक है। अगला त्राटक क्या है, त्राटक भी क्लींजिंग प्रोसेस है आईज के लिए। ये मैंने क्रिया के चैप्टर में स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, ठीक है। तो माफ करिएगा, क्लींजिंग प्रोसेस, ठीक है। अब क्लींजिंग प्रोसेस किसकी, जो अगले से अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है, त्राटक का संबंध। त्राटक कैसे लगाया जाता है, बंद कमरे में आई लेवल पे एक लैंप या एक कैंडल या कोई पर्टिकुलर एक छोटा सा पॉइंट रख देते हैं, उसमें हमें फोकस करना होता है, तो हमें आई गेजिंग करनी होती है। तो त्राटक का संबंध इनमें से डायरेक्ट है, आई से, आंखों से, क्लियर। तो 31 क्वेश्चन का आंसर है वो है आई। सूर्य नमस्कार क्या है, मुद्रा है, ध्यान है, प्राणायाम है या आसन है। सूर्य नमस्कार क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, तो सूर्य नमस्कार है 12 आसनों का ग्रुप। तो आंसर मिलेगा आपको, तो इनमें से सूर्य नमस्कार क्या है, आसन। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप है, अभी मैंने आंसर दिया। जब सूर्य नमस्कार स्टेप क्या है, क्या एक साइकिल है 12 आसनों का, तो आंसर 12। सूर्य नमस्कार का पहला आसन है प्रणमासन। नमस्कार मुद्रा से आसन शुरू होता है और नमस्कार से ही सूर्य नमस्कार खत्म होता है। तो पहला और जो 12वां आसन है सूर्य नमस्कार में वो है प्रणमासन, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते, द लास्ट आसन ऑफ सूर्य नमस्कार इज, अंतिम नमस्कार, अंतिम कौन सा है, तो अभी मैंने इससे पहले ही आंसर आपको बताया है। सूर्य नमस्कार हमेशा नमस्कार मुद्रा से शुरू होता है और नमस्कार से ही खत्म होता है, और नमस्कार को हमारी योग की लैंग्वेज में प्रणाम भी बोलते हैं, यानी प्रणमासन से शुरू हुआ और प्रणमासन से खत्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 और 34 का आंसर एक ही था, प्रणमासन। नेक्स्ट 36 नंबर पे आ जाइए, निम्न में से विश्रात्मक यानी रिलैक्सेटिव आसन कौन से हैं। प्रैक्टिकल क्लास जिन्होंने अटेंड की है इनको ज़्यादा पता होगा, या जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल किया है उनको ज़्यादा पता होगा। मकरासन, हलासन, नौकासन या वज्रासन। तो इसमें ज़्यादा नहीं घुमाती, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है तो उनको पता है। मकर आसन विश्रामात्मक आसन है। एड़ा नाड़ी होती है, क्या होती है, अभी आपको पता होना चाहिए नाड़ियाँ कितनी, 72,000, ये मैंने आपको बताया था। राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन और सेंटर में डिवाइड किया गया है हमारी बॉडी को। तो राइट वाला पोर्शन पुरुष, लेफ्ट वाला पोर्शन स्त्री, और इसी स्त्री को दूसरा नाम दिया गया है एड़ा नाड़ी, ठीक है। और एड़ा नाड़ी कहाँ होती है, लेफ्ट। और इसके लिए क्वेश्चन आता कि पिंगला या पुरुष नाड़ी होती है तो वो कहाँ होती है, राइट।
अब इड़ा और पिंगला के बीच में एक नाड़ी होती है जिसका नाम मैंने बताया है। यहाँ पे कुंडली या चक्रा जहाँ होते हैं वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब आपकी इड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नाड़ी और राइट यानी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो इन ये बैलेंस हो जाती है, तो कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होती है? सुषुम्ना नाड़ी। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। एक बार अपने आंसर भी आप मिलाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन था, सॉरी, आसन प्रैक्टिस इन प्रोलाइन। प्रोलाइन यानी क्या होता है? वो आसन जो हम पेट के बल करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आसन है जो पेट के बल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, भुजंगासन, कोबरा पोज। जी हाँ, ये पेट के बल ही किया जाता है। वक्रासन, ये बैठ के किया जाता है। मयूरासन, ये हाथों के बल किया जाता है। एंड पवन मुक्तासन, ये हमारा पीठ के बल किया जाता है। लेकिन ज्यादा करीब है भुजंगासन। आसना प्रैक्टिस इन प्रोन लाइन इज, जो कि वो आसन जो कि पेट के बल किया जा रहा है वो है भुजंगासन। आप बोल सकते हैं मयूरासन भी है, परंतु उसमें कंप्लीटली हमें पीठ के बल नहीं लेटना होता है, हमें हाथों पे फोर्स देके अपनी बॉडी को कर देना होता है। तो ठीक है, आंसर जो क्लोजली है वो है भुजंगासन। नाड़ी शोधन क्या है? ये सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए आज की डेट में। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको हम पूरी तरह से इस तरह से ही बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आंसर आपके सामने है, आंसर इस प्राणायाम। मूल बंध कहाँ लगता है? अगर आप बंध की क्लास में रेगुलर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मूल, मूल मतलब जड़, और जड़ कहाँ होती है? सबसे नीचे। अब जो चार ऑप्शंस थे इनमें से आपको देखना होगा था कि इन चार ऑप्शन में सबसे नीचे मतलब मूल में यानी जड़ में क्या है? सब इन सब में से सबसे नीचे क्या है? एनस, स्टमक, थ्रोट या फिंगर? सबसे नीचे एनस है, और एनस के आसपास ही क्या होता है? मूल बंध। तो आंसर इज डी। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, आपको बार बार रिपीट भी किया था, किससे क्वेश्चन आता है। तो योग का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष, स्वास्थ्य, पुनर्जन्म, आनंद। तो आंसर मोक्ष। क्योंकि जब मोक्ष ले लेते हैं तो पुनर्जन्म, आनंद, स्वास्थ्य ये बहुत पीछे छूट जाता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, याद करिए मैंने बताया है आपको, इज मोक्ष। नेक्स्ट, पूरा प्राणायाम में रेचक का अनुपात क्या होता है? पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात मैंने हमेशा आप लोग को बताया है अपने स्टूडेंट्स को, 1:2, 4:2। तो 1 फॉर पी, 4 स्टैंड फॉर रेचक आर, सॉरी माफ करिए, 1 स्टैंड फॉर पी, आर कुंभक के लिए, और रेचक जो था वो था 2। तो रेचक का अनुपात कितना होता है? जितना हम सांस लेते हैं उससे 4 गुना हम होल्ड करते हैं, और 2 गुने इस अनुपात में हम सांस छोड़ते हैं। तो रेचक का अनुपात देखिए क्या है? 2, 2 गुना। मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट आपको पता होना चाहिए विद लॉजिक कि अगर इसका आंसर आपने ये दिया तो ये सही क्यों था, और गलत था तो गलत आंसर क्यों था। ठीक है, मेरा वीडियो लंबा करने का सेंस या मतलब यही है, मैं इसी पर्पज से आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, अदरवाइज आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं ना। ध्यानात्मक यानी मेडिटेटिव आसन कौन सा है इनमें से? ये मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया हुआ है प्रैक्टिकल क्लासेस में। वक्रासन नहीं है। शीर्षासन, शीर्षासन में आप कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। पद्मासन एंड हलासन। तो अब ये आखिरी के 2 ऑप्शन बचे, सी और डी। तो आंसर है आपका पद्मासन। हलासन में, शीर्षासन में, वक्रासन में कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। नेक्स्ट, बैलेंसिंग आसन या संतुलनात्मक आसन कौन से है? ऐसा आसन जिसमें बॉडी को बैलेंस करना पड़ रहा है। शवासन, जब इसमें पूरी बॉडी आराम से रिलैक्स होती है तो क्या इसमें बॉडी में बैलेंसिंग का काम होता है? नो। वज्रासन, इसको इसमें नी बेंड करके करते हैं, जब हम नी फोल्ड करके बैठते हैं, जिस तरह से नमाज जब अदा करते हैं तो उसमें बैठा जाता है, तो क्या उसमें संतुलन बनता है, बॉडी का बैलेंस बनता है? नहीं। हल आसन, इसमें पूरी बॉडी को एक हल के समान कर्व शेप दिया जाता है, उसमें बॉडी बैलेंस नहीं होती। आखिरी ऑप्शन है वृक्षासन। यस, आंसर वृक्षासन ही है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी को बैलेंस किया जाता है एक पैर पर। तो आंसर इसका डी। नाउ, हैमस्ट्रिंग नाम है, मैंने अभी जो नॉली वाला क्वेश्चन बताया था ये उसी से रिलेटेड है। हैमस्ट्रिंग क्या है? आपको यदि आपने नॉली वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें लिखा है हैमस्ट्रिंग मांसपेशी, आप वहीं से आंसर आपको मिल जाता। तो हेमस्ट्रिंग क्या है? मसल्स है। जहाँ पे आपसे पूछा गया था प्रीवियसली, नॉली क्या है? रेक्टाइल मसल्स, बाइसेप्स मसल या हेमस्ट्रिंग, आपका आंसर वही था। तो आंसर है मसल। इंसुलिन प्रदान करता है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए आपने बहुत सुना होगा, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि इंसुलिन का सीक्रेशन जो है इम्प्रॉपर होता है, और इंसुलिन जो हमेशा रिलीज होती है वो होती है आपकी पैंक्रियाज से। क्लियर? तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज। तो आंसर पैंक्रियाज है। स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, किडनी से स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन निकलता है,
और आपका आंसर था पैंक्रियाज। शरीर में किडनी कितनी है? द नंबर ऑफ किडनी, जीके का क्वेश्चन है, 2 होती है। मधुमेह संबंधित है, अभी जस्ट इंसुलिन वाले में हमारे आंसर मिल गया था। मधुमेह किससे संबंधित है? मधुमेह संबंधित है इंसुलिन से, जो कहाँ रिलीज हो रहा था, किससे रिलीज हो रहा था? पैंक्रियाज ग्लैंड से। आंसर बी। एंड आखिरी क्वेश्चन था, मोटापा बढ़ता है मेटाबॉलिज्म के बढ़ने या घटने से। ये जब हम आसन पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में, तब मैंने बताया था, अगर कोई फैटी पर्सन है तो वो क्यों है, और कोई थिन पर्सन है तो वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बीएमआर। हिज और हर बीएमआर, बीएमआर यानी वही मेटाबॉलिक रेट। तो जिस व्यक्ति का बीएमआर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो इंसान पतला होता है। और जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म यानी बीएमआर स्लो होता है, यानी कैलोरी बहुत धीरे धीरे बर्न होती है, वो मोटा होता है। यानी मोटा मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? स्लो हो गया। दैट्स वाई उसकी कैलोरी धीरे धीरे बर्न हो रही है, इसीलिए उस व्यक्ति में मोटापा बढ़ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आज शुरू की है। और भी मेरे पास अगर स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं या क्वेश्चन पेपर्स मुझे भेजते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी उन सबको आप जवाब देने की। तो आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे आपके सवालों के विद लॉजिक। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक अब हमने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू किया। जैसे जैसे प्रश्न पत्र आते जाएंगे, मैं उनके आंसर्स देख के आपको वीडियो बनाती जाऊंगी। आई होप आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही होगी। मेरी उम्मीद है जितना ईजी हो सके आपको योगा के बारे में बताऊँ और पढ़ा सकूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट जो मन में रहते हैं योग के लिए, या योग के लिए जो आजकल आप लोग के मन में थॉट्स हैं, वो क्लियर हो सकें। तो चलिए, मिलते हैं आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।